दरवाजे के ऊपर आए तो वो दृश्य मैं सबको बताती हूँ, भूलने लायक दृश्य नहीं था, क्योंकि बापू दरवाजे पर खड़े हुए, पीछे से सूर्योदय हुआ। टीवी पे कई बार मोदी जी ने बड़ी जोर से वही शब्द जो कंगना ने कहे, वही शब्द कहा, हाँ वही शब्द बार बार मोदी जी दोहरा रहे हैं। सुभाष बाबू ने कहा था कि हम भीख में नहीं लेंगे, सुभाष बाबू ने कहा था हम भीख में नहीं लेंगे। नेहरू को और उस समय का जो स्वतंत्र संग्राम था उसको एक भीख मांगने वाली स्थिति में डाल करके वो जो नया ट्रेंड चला है कि नेहरू के काल को मिटा दिया जाए। गणतंत्र भारत आज 73 साल का हो गया है और ये 75वां आज़ादी का महोत्सव भी मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव। इस अवसर पर राष्ट्रीय पर्वों पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, संग्राम के जो सेनानी थे, उनको याद करते हैं। हमारे साथ आगरा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी सरोज गौरिहार जी मौजूद हैं। हम उनसे आज बातचीत करेंगे, उस दौर की बातचीत करेंगे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उनसे उनकी स्मृतियों पर बातचीत करेंगे। और आज साथ ही साथ आज के समय में जो बदलाव वो देख रही हैं, उनकी नज़र से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। उन दिनों क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, माँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, मुझे 3 महीने का लेकर जेल गई थी और पिताजी के सारे मित्र भी इसी रंग में रंगे हुए थे, इसलिए मुझे तो वही याद है कि जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, जगह जगह जलसे हो रहे हैं। बचपन में हम झंडा लेकर के अपने गली के बच्चों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय करके रोज रविवार को जुलूस निकाला करते थे। जब गांव में मीटिंग होती थी तो वहाँ भी हम बच्चे वंदे मातरम से शुरू करते थे और झंडा ऊंचा रहे हमारा गाकर उस मीटिंग को समाप्त किया करते थे। तो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रयत्नों से भरा हुआ था। तो उस समय के वातावरण में और अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों ने जो खो दी है वो आपसी विश्वास। जितना भाईचारा, जितना एक दूसरे पर विश्वास उस ज़माने में था, आजकल नहीं मिलता है। और ख़ास तौर से पिछले कुछ समय से तो एक दूसरे का क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की आलोचना, गंदी अच्छी सच्ची सब तरह की जो सामने आ रही है, उसको देखकर मन को बहुत दुख होता। तो 1942 आप बता रही थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था देश में, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? आप कॉलेज में थी शायद? नहीं, मैं 10th पास किया था। नहीं, 10th पास नहीं किया था, मैं 8th में थी। अच्छा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जब भी बात करते हैं, उनके पास महात्मा गांधी को लेकर के हमेशा एक कहानी होती है, कभी उनसे मुलाकात की कहानी या फिर वो उनके शहर में आए हों। आपसे जुड़ी ऐसी कोई कहानी? कई कहानियाँ हैं। सबसे पहली तो ये है कि बापू 29 में यहाँ आए थे जी। 29 में मेरा जन्म हुआ है। तो माँ के गर्भ में थी मैं तक, जब माँ और पिताजी दोनों बा कस्तूरबा के और बापू की सेवा में यहाँ जो बना हुआ है गांधी स्मारक, वहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि गर्भ में ही बापू का आशीर्वाद मिल गया था, सबसे बड़ी बात। दूसरी बार बापू के दर्शन मैंने किए थे सन 37 में हरिपुरा कांग्रेस में, तब मैं 7-8 साल की थी। और सरदार पटेल से तो बहुत ही अच्छा वो था, उनके तंबू के चारों तरफ घूमते थे और वो हमारे संग खेलते थे। खैर, बापू को तब दूर से देखा था, चरखा चलाते हुए बैठे हुए हैं दूर से। उसके बाद सन 40 में बापू को बिल्कुल निकट से देखने का अवसर मिला। तब मैं 10 साल की थी। यहाँ सत्याग्रह कैंप, सेवा दल का कैंप लगा हुआ था। आगरे के सभी नेता करीब करीब उस कैंप में शामिल थे उस समय। हम बच्चों ने भी जिद की, हम थोड़े बच्चे भी उसमें शामिल हो गए। बाकायदा रात को ज़बरदस्ती ड्यूटी देते थे डंडा ले करके, वो तो बात अलग है। लेकिन मालूम हुआ कि बापू की ट्रेन यहाँ से पास हो रही थी और किसी कारणवश रुक गई है सिटी स्टेशन पर। तो सवेरे सवेरे सब लोग तैयार होते, जुलूस बना के बापू के दर्शन के लिए नारे लगाते हुए चले पहुँचे। बापू उस समय शायद लेटे हुए थे या जो भी था। जैसे इन लोगों के नारे सुने उन्होंने तो उठ करके वो दरवाजे के ऊपर आए। दरवाजे के ऊपर आए तो वो दृश्य मैं सबको बताती हूँ, भूलने लायक दृश्य नहीं था, क्योंकि बापू दरवाजे पर खड़े हुए, पीछे से सूर्योदय हुआ। इतनी सुबह सुबह की बात थी। बापू
पीछे ऐसा लग रहा था एक हेलो बन गया है बिल्कुल पीछे से बापू के सेट के चारों तरफ। एक मंत्रमुग्ध से हम लोग देखते रहे थोड़ी देर तक। तो उसके बाद फिर खैर बच्चों ने शोर मचाया, बापू ने पास में लाकर से पर हाथ फेरा और बात की हम लोगों से। लेकिन वो दृश्य जो है वो भूलने लायक दृश्य नहीं है। इंदिरा जी के बारे में बड़ी अजीब सी एक तस्वीर डाली है एक ने, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये तस्वीर तुमने गलत तस्वीर कहाँ से डाल दी? तो बोले कि मैंने गूगल से ली है, गूगल तो हमेशा सच बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई विभाग ऐसा है जो गूगल में इस तरह की चीजें फीड कर रहा है। कोई कुछ लोग हैं ऐसे, और जैसे मैं तो कहूँगी जैसे लोग कहते हैं, मैं नहीं जानती कि RSS का एक ग्रुप है ऐसा लोग कहते हैं, अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि RSS का एक ग्रुप जो है वो इसी काम में है कि नेहरू के काल को मिटा दिया जाए। क्योंकि एक दो होता है कि दो लाइनें होती हैं। एक तो लाइन से हम कहते हैं कि आप इससे बड़ी लाइन खींचिए, आप उससे बड़ी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं तो आप उस लाइन को मिटाना चाह रहे हैं। ये वाली बात हो रही है कि नेहरू वाली लाइन को आप क्रॉस तो कर नहीं पा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मोदी जी आज बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, और मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो प्रवृत्ति उनके साथ के लोगों में है वो बिना उनकी सहमति के नहीं हो सकती। पहली बात तो मैं कहती हूँ। और दूसरे वो जो ट्रेंड चला है कि दूसरी लाइन को मिटाने वाला ट्रेंड, जहाँ तक वो बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी सब देश के लिए लड़े थे, लेकिन इस भाग को दबाने के लिए क्रांतिकारियों को ज़्यादा आगे लाया जा रहा है। उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, हमारे भाई हैं वो भी, लेकिन इस कार्य के लिए उनको आगे लाया जा रहा है, वो एक अलग बात है कि उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए और इनको कम महत्व दिया जाए। मजबूरी है उनकी, गांधी जी को तो नाम लेना ही पड़ता है बार बार, लेकिन गांधी जी के अलावा बाकी सब नेताओं पर कुछ न कुछ कहीं कुछ जो आता है वो मतलब जी मतलब नेताओं में अच्छी बात नहीं है। नेताओं में कोई मोदी जी ने पटेल वर्सेस जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सुभाष चंद्र बोस ऐसे करके एक विमर्श खड़ा करने की एक मैं देख रही हूँ कि जवाहरलाल उन्होंने कभी किसी उसमें धुन में या जैसा भी कहा होगा, सुभाष बाबू ने कहा होगा बहुत पहले कि हम भीख में नहीं लेंगे, हम लड़के लेंगे, है ना। अब उस बात को इतना हाईलाइट कर रहे हैं ये लोग, कई टीवी पर भी और इसमें भी मोबाइल्स पर भी और यहाँ वहाँ। टीवी पे कई बार मोदी जी ने बड़ी जोर से वही शब्द जो कंगना ने कहे थे, वही शब्द वही शब्द बार बार मोदी जी दोहरा रहे हैं। सुभाष बाबू ने कहा था कि हम भीख में नहीं लेंगे, सुभाष बाबू ने कहा था हम भीख में नहीं लेंगे। मतलब एक नेहरू को और उस समय का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको एक भीख मांगने वाली स्थिति में डाल करके वो जो नया ट्रेंड चला है वो कुछ भी है, कुछ नहीं किया सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी सरोजिनी नायडू वो नाची थी उस ढोलक पर। वो दृश्य देखने लायक था। कोई फोटो उस समय की नहीं हो सकता किसी ने खींची हो, या उन दिनों मोबाइल के ज़माना नहीं था, फोटोग्राफर भी नहीं रहते थे इतने उस ज़माने में, लेकिन वो दृश्य देखने योग्य था कि सरोजिनी नायडू नाच रही हैं और जवाहरलाल जी ढोलक बजा रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ कविता सुनाई हम लोगों को, याद हो अगर आप? मैंने असल में ज़्यादा तो या तो कृष्ण पर लिखा है और ब्रजभाषा में लिखा है। अरे और खड़ी बोली की कविता मुझे याद नहीं है। ब्रजभाषा की सुनाइए। कृष्ण और ब्रजभाषा का तो बड़ा अद्भुत वो है, संयोग है। याद करती हूँ। चलिए एक सुनाती हूँ आपको। ब्रज में ये है कि राधा कृष्ण की छुटपन में सगाई कर दी गई थी। छुटपन में राधा कृष्ण की सगाई कर दी गई थी। तो राधा एक दिन घूमने जाती हैं तो उनको रास्ते में कृष्ण दिखाई देते हैं। तो लौट के माँ से कैसे वर्णन करती हैं, नाम नहीं लेती कि कृष्ण को देखा है। बलदाऊ के भैया, मैया मैंने मग में देखे बलदाऊ के भैया, मग में देखे मैया मैंने बलदाऊ के भैया। कारी कामर हाथ लकोटिया बंसी के बलवैया, कालिंद तीर कदम निकुंजन रहे चरावत गैया। मैया मैंने देखे नंद के। हम लोग तो इस बात के लिए बहुत वो उत्साहपूर्वक इस बात को कहते थे कि नेहरू विजन बनाते हैं
पटेल उन विजनों को मूर्ति का रूप देते हैं। उन दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी है। अगर उल्टा होता, सरदार पटेल वो होते और नेहरू ये होते, तो उस तरह से तुम समझते हो कि क्योंकि नेहरू विजन बनाते हैं, सरदार पटेल ने उन विजनों को कार्य रूप में परिणत किया, तो दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी और दोनों में बहुत अच्छी पट्टी थी। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस बात को अधिक महत्व दिया जा रहा है कि दोनों बीच में नहीं पट्टी थी, ये थी या वो थी, जो कुछ भी थी। और जहाँ तक ये बार बार कहा जाता है इनको इतने वोट मिले, इतने उनको इतने वोट मिले, ये सबकी सहमति से हुआ था। जी। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में इंडिया गेट के सामने से अमर जवान ज्योति को हटा के और वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने वाली है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? या मूर्ति भले लगाई है सुभाष जी की, उसमें कोई हमको सुभाष जी का भी इतना आदर करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। सुभाष दा के दर्शन मैंने किए हैं। लेकिन ये जो है ये उचित नहीं। तो सुभाष जी से आपकी मुलाकात, मतलब उनको देखना, दर्शन वगैरह कब की बात है ये? सबसे पहले तो मैंने उनके 38 में जब उनका इलेक्शन हुआ, भारत बने थे, छोटी बच्ची थी मैं, तो रस में बैठ के उनका जुलूस निकला था। अच्छा। वो अभी भी मुझे ध्यान है, तो बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, आप विधायक भी रही हैं, तो एक मतलब आज के समय का जो परिवेश है राजनीति में, खास करके विधायक और सांसदों का जो आपस में संबंध है या मुख्यमंत्री और विधायकों का संबंध है, उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? आपके समय में कैसा था और आज के समय में कैसा है? क्योंकि कई तरह की खबरें आती हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मिलना विधायकों के लिए मुश्किल होता है, कई बार विधायक सांसद प्रधानमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं। क्या उस समय भी ऐसा था या आराम से प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती थी? आराम से मुलाकात हो जाती थी, कोई ऐसा नहीं था। बल्कि नेहरू जी तो रोज शाम को एक समय ऐसा देते थे कि जो कोई भी आ जाए, लाइन में लग जाए, आकर खड़ा हो जाए और तो मुलाकात हो जाए। रोज उनका सब रहते थे वो दिल्ली में। तो एक समय, क्योंकि मैं भी इस तरह से 2 बार गई हूँ मिलने के लिए उनसे, थी छोटी क्या मतलब पढ़ती थी पिताजी के साथ, बस लाइन में जाकर खड़े हो गए। नेहरू जी आए, जाते किसी को अगर कुछ खास बात कहनी है तो उसने अपनी बात कह ली, बात नहीं कहनी है तो नमस्ते कर लिया, बच्चे को तो नेहरू जी ने हाथ रख दिया। लेकिन रोज नियम था उनका कि लोग आकर के उनसे मिलते थे, शाम को एक टाइम फिक्स था। याद आ रहा है कि जब बापू की डेथ हुई थी, तो पिताजी उन दोनों दिल्ली में ही थे और मैं लखनऊ में थी। तो जब से सुना तब से रोने आ रहा था, कुछ खाया न पिया, रात भर बाल बैठे रोते रहे, अकेले से रहे। तो पिताजी ने वहाँ से रफ़ी अहमद किदवई को फ़ोन किया। रफ़ी साहब से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, पिताजी बड़े भाई की तरह मानते थे उनको। रफ़ी साहब को फ़ोन किया, तो रफ़ी साहब मुझे प्लेन से लेकर के दिल्ली गए। प्लेन से दिल्ली लेकर के गए, पहली बार प्लेन में बैठी थी और खाया नहीं था, रात भर रोई थी। तो ट्रेन में जैसे चलने लगा, इतनी उल्टियाँ आई और बेचारे रफ़ी साहब उसमें थैली लेकर के मेरे मुँह के सामने एक बार ले आए, फिर वो फेंक दे, फिर दोबारा उल्टियाँ। पूरे रास्ते किसी तरह से वो उसको दिल्ली तक लेकर के आए। लेकिन वो बापू के मृत्यु का दिवस जो है वो नहीं भूलता है। अंतिम दर्शन किए थे आपने बापू के? अंतिम दर्शन उससे पहले कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, जो मीटिंग होती थी बापू के वहाँ पर, सन 40 के बाद तो वही दर्शन थे मेरे। तो दिल्ली जाकर के 2 बार सभा में, बाकी वैसे व्यक्तिगत रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी सारी पुरानी बातें याद आ गई। और लखनऊ में तो मैंने इंटर से लगा करके ना, और MA BA और लॉ भी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और ये हाँ, एक किसका सुना है आपको जी? शायद ये मथुरा के थे ना, कि कौन थे में आचार्य जी? JB कृपलानी? नहीं, मथुरा के आचार्य थे। अच्छा, आचार्य जी वो। और मुझे अजय जुगल किशोर जी, ये शायद उन दोनों इसके यूनिवर्सिटी के वो हो गए थे वाइस चांसलर। और CB गुप्ता शायद उन दोनों मुख्यमंत्री थे। उन दिनों मैं थी MA में थी यूनिवर्सिटी में। तो बड़े जोर से क्या कहते हैं वो विद्यार्थियों का बड़ा आंदोलन हुआ था, सब कुछ हुआ था।
हमने भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और सबने हमसे कह रहे तुम्हारे पिता तो गवर्नमेंट में है और तुम यहाँ भाग ले रही हो। हमने कहा क्या है, हमारा राइट है, यहाँ भी लड़ेंगे वहाँ भी लड़ेंगे। तो वो लखनऊ के 3 चोर क्या गुप्ता नवल किशोर, अच्छा, ये नारा था जोरों से, लखनऊ के 3 चोर और वो पहला सब जो गुप्ता नवल किशोर। तो ये बड़ी मजेदार संस्मरण है मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ये उसी दौर में संभव था कि पिता के खिलाफ प्रदर्शन में बेटी हिस्सा ले रही है। तो हमारे साथ रानी सरोज जी थी।